हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम टॉपिक के साथ आए हैं वो है जूनियर शिक्षक भर्ती है। अगर हम बात करें क्या है तो सामाजिक अध्ययन। ठीक है, जूनियर शिक्षक भर्ती में दो एग्जाम होने, एक कंपलसरी पेपर जिसको हम जीएस बोलते हैं, दूसरा हमारा ऑप्शनल पेपर जिसमें हमने अपने हिसाब से सब्जेक्ट लिया है। जैसे हिंदी है, आपका एसएसटी है और उसमें साइंस है। तो जिन भी कैंडिडेट का जो भी मतलब बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया है। तो आज उसी के तहत हमने क्या करा है, 8 भाग को देखेंगे। इससे पहले हम रात तक 7 भाग को देख चुके हैं, क्योंकि आज से आपकी उल्टी घड़ी चलना चालू हो गई है। आप सबको पता है कि अगले संडे एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम इसको भी डेट को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, बट 99% ये डेट आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के मतलब जब डेट आगे बढ़ती है, जब कंडीशन इतनी हो कि एग्ज़ाम देना ही असंभव हो, तो ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा। कोविड जैसी महामारी भी नहीं है, तो इस टाइम पे जिस तरह से सोचा जा रहा है ऐसा भी नहीं हो सकता। या तो एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए होते, जैसे आपका सपोज यूजीसी नेट के नहीं हुए, तो वो डेट आएंगे यानी पोस्टपोन्ड हो चुकी है, क्योंकि कई एग्जाम आपस में टकरा रहे हैं और इस महीने काफ़ी बड़े बड़े एग्जामों की आपस में टकराव हो रहा है। चाहे वो आरओ की भर्ती हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, आपस में बहुत एग्जाम आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 8वीं यूनिट का अगर नाम की बात करें तो क्या है, इस्लाम का भारत में आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन। ठीक है, कैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसका विघटन हुआ, ये सब हम आप इसमें पढ़ेंगे 8 यूनिट में, क्योंकि ये 8 यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था, तो आपको याद रखना वो है हमारा पृथ्वीराज थर्ड, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसने पूछा है चौहान शासक, और ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान कहीं है नहीं है, तो पृथ्वीराज थर्ड इसने इसलिए डाला है कि यहाँ पे आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। तो आपको बता दें कि पृथ्वीराज जो थर्ड थे उन्होंने आपका 1191 में क्या करा था कि मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, मगर 1192 में ये मोहम्मद गौरी से द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तराइन का ये था प्रथम विश्व युद्ध 1191। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि ये हार गए थे 1192 में, पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुए। वहीं से क्या हुआ आपका इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये पराजित हो गए तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने शासन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन खिजली। ठीक है, इसी ने आपका सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अगर ऐसे भी आ जाए कि सिकंदर ए सानी, तो कौन है आपका, अलाउद्दीन खिजली। ठीक है, अलाउद्दीन खिजली को क्या कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, तो वो जो नगर है वो हमारा आगरा है। आगरा का जो ताजमहल है वो उसकी सुंदरता के कारण आगरा और ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि आगरा हर एक कोई नहीं समझेगा, बट आप उसको कहें ताजमहल सिटी तो हर कोई इसे समझ जाता है। जिसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो कब की थी, अगर सन भी पूछ ली जाए तो 1506 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। और आगरा नगर की स्थापना जो थी 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, और 1506 में आगरा को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया था आपका, दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, याद रखिएगा 1506 में इसने द्वितीय राजधानी बनाया था आगरा को, जबकि स्थापना कब की थी उसने, 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी। ठीक 2 साल पीछे इसने आगरा को क्या बना दिया, अपनी राजधानी बना दिया। जो स्थापना रही वो रही हमारी 1504। ठीक है, याद रखिएगा 1506 भी मिलेगी और 1504 भी। तो 1506 में इसने अपनी राजधानी बनाया आगरा को, और स्थापना की 1504 में। अगर आगरा की बात करें तो आगरा से आपका थोड़ा सा दूर फतेहपुर सीकरी है, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। वहीं पे आपका जोधा महल भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तान आपके सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, यानी उनको उनके काल के अनुसार संयोजित करना है दिल्ली सुल्तानों को। तो आपका जो पहला ऑप्शन है
वही राइट रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही कालक्रम के अनुसार दिए गए हैं। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की वो आधारशिला रखी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आपका नसरुद्दीन महमूद। और आपको बता दें कि जो नसरुद्दीन महमूद है, ये उस वंश का सबसे शरीफ इंसान कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या करा, टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन किया, या जीवन यापन के चलाया, या अपना जीवन का जो खर्चा होता दैनिक वो इसने वहां से चलाया। तो नसरुद्दीन, ऐसा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, नैशल-दे। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें मौसिम तथा आपका है सोलोमन जैसे गुण विद्वान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी की पर्सनालिटी को, और उसके अकॉर्डिंग उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी को कहा जाता था क्या, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को ही क्या कहा जाता था कि इसमें कौन कौन सी विशेषता है, वो है आपका मौसिम और दूसरी है आपकी आपकी सोलोमन। ठीक है, ये दो गुण है उसके अंदर, तो आपका है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रतिष्ठि पाया गया है, यानी किसी की तारीफ में एक लेख हमें मिला है, तो उस राजा का नाम जो है वो है मौला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसकी ही प्रशंसा में पाया गया है। और ये कहाँ पाया गया है ये लेख, तो आपको याद रखना है जोधपुर में पाया गया है, राजस्थान। ठीक है, जोधपुर में ये लेख पाया गया है जो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में है। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा है गुलाब वंश का शासक था। इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये कहाँ का था? गुलाब वंश का शासक था। और इसी को क्या कहते हैं, आपका इलवरी तुर्क भी कहा जाता है। इसको क्या नाम जाना जाता है, वो हमारा है इलवरी तुर्क। ठीक है, इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ऐसे सुल्तान जिन्होंने ब्राह्मण पर जजिया लगाया था तो वो है फिरोज शाह तुगलक। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ऐसा पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला, जजिया ना आए ब्राह्मणों पर कर लगाया गया था, तो जजिया कर लगाया गया था ब्राह्मणों पर। कौन से सुल्तान ने कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। या जजिया कर किसने किन पर लगाया था? तो वो ब्राह्मणों पर लगाया था। क्वेश्चन कोई कैसी भी प्रवृत्ति हो, मेरा आंसर क्या रहेगा? जजिया कर याद रखना, ब्राह्मण याद रखना। इसमें 3 बॉन्ड बनना है, ब्राह्मण, जजिया कर, फिरोज तुगलक। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने FT, अगर आप भूल जाए तो इसको FT भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड हो जाएगा आपका ब्राह्मण, फिर जजिया, बीच में फिर आपका फिरोज तुगलक। तो इस तरह से 3 बॉन्ड में आप इसको कंप्लीट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, क्यों किया? तो इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना क्यों ज़्यादा जरूरी समझा? तो वो था कि वह अपने साम्राज्य का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा, दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो दिल्ली से दौलताबाद आया था, तो क्यों आया था? क्योंकि दौलताबाद उसके केंद्र में था, बीच में था। ठीक है, याद रखना। तो वहां से वो पूरे राज्य पर, अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहता था। नेक्स्ट चलते हैं। गुलाम वंश बना था, तो गुलाम वंश किनसे बनेगा? तो आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत रेयर में पूछा, मतलब बहुत कम पूछा जाता है, बट क्या है इसमें ऑप्शन जो रहेगा, कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा करते थे, यानी दासों ने ही क्या करा था, एक वंश का निर्माण कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जंतर मंतर है आपका बहुत फेमस है, आपका दिल्ली में भी है, आपका राजस्थान में भी है। तो इस तरह से जो जंतर मंतर है वो आपके लिए बहुत फेमस हो जाता है। अगर उसकी बात करें तो आपका जयसिंह द्वितीय ने, याद रखना, जयसिंह द्वितीय ने कराया था। इसका पूरा नाम है मिर्जा राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ये कुशल शासक था और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने विधिवेता, खगोल शास्त्री एवं नगर नियोजक थे। तो इन्होंने मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरण से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा, जयपुर, दिल्ली, जयपुर भी बहुत अच्छी है इसकी वेधशाला। तो जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा,
ठीक है। तो इन 5 जगहों पर इन्होंने क्या करा था, वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो जयसिंह द्वितीय ने, जयसिंह द्वारा दिल्ली में भी में निर्मित जंतर मंतर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो दिल्ली में निर्मित है। नेक्स्ट चल दें। खिजली और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यानी दिल्ली से बंगाल जो सुदूर प्रांत हैं उन पर क्या था, नियंत्रण कठिन था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है तो हम सबको पता है, उसे दरगाह कहते हैं। जो हमारे सूफी संत होते हैं उनके जो मकबरे होते हैं, आपने देखा होगा दरबार को, जो दरगाह होती हैं उन्हें गुरुवार को यानी वीर पीर, इनके यहाँ पे गुरुवार को क्या बोला जाता है, वीर पीर, ऐसे ही मतलब वीर नाम दिया जाता है। तो उस दिन क्या होता है, दरगाहों पे काफ़ी भीड़ रहती है और ये सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्हें पुण्य स्थान प्राप्त है सूफी इस्लाम में। ठीक है, जो मकबरे होते हैं, जो दरगाह होती है, इन्हें पुण्य स्थान कहा जाता है। वीर वाले दिन इनकी पूजा होती है, इन्हें बृहस्पतिवार, आपका थर्सडे, इस तरह से इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर बात की जाए और इनके यहाँ पे गुल फरोसा क्या है, एक त्योहार है जो कभी पूछा जा सकता है जीएस में कि गुल फरोसा क्या है। तो एक त्योहार है किनका, मुस्लिम व्यक्तियों का या मुस्लिम लोगों का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अगर सूफी संत की बात की जाए तो किसके शिष्य थे, तो वो थे बाबा फरुद्दीन गंज आपका सकर। ठीक है, किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। उनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा आपका बाबा फरुद्दीन गंज सकर। ठीक है, राइट आंसर जो रहेगा ए, जिसे बाबा फरीद के नाम फरीद कहा जाता है। दिल्ली की प्रारंभिक सल्तनत के समय बंदगाह के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों यानी ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपके आयोग में इस तरह से बहुत पूछा जाता है, बट आपका जो जूनियर शिक्षक भर्ती है इसे भी आयोग से कम मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें भीड़ को कम करना है तो हमें आयोग की तरह ही इसमें क्या रहेगा, इसमें पैटर्न को रखना पड़ेगा। तो आपका जो इसमें जो पहला कथन है, कह रहा है बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, दूसरा कह रहा है बी, बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपको पता है ये नॉलेज बेस होता है और कहीं कहीं तरह काम कर जाती है। तो अगर यहाँ पे बात ऊपर वाले कथन की है तो ऊपर की तुलना में नीचे वाला कथन क्या कर रहा है, उसका जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए सही है और बी गलत है। जो स्टेटमेंट दिया उसमें ए सही है जबकि बी गलत है। और बदंगा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है गुलाम मुसलमान। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो मीनिंग होता है, मीन्स होता है, वो होता है तो गुलाम मुसलमान। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी प्रशासनिक भाषा थी? तो कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो वो थी फारसी। ठीक है, इनकी प्रशासनिक या आपके कहेंगे जो काम होते हैं सरकारी वो सारे फारसी भाषा में होते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख आपकी है तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा एक है, तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक है, इसी को हम कहा जाता था तवारीख, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी मत के अनुसार खानखाओं से अभिप्राय है। तो आपके जो खानखाओं उनसे क्या अभिप्राय, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, यानी ऐसी बैठकें करते थे जहाँ पे सूफी संत क्या करते थे, मतलब बैठ के अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा करते थे, वो होते थे आपके खानखाओं। ठीक है,
जबकि आपके अकबर के समय में खानकाहों की उपाधि भी दी जाती थी, अगर आपने अकबर वाला सीरियल देखा हो तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन असम में आपका है पाइक, याद रखिएगा। वैसे तो ये पाइक है, पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो आपको याद रखना है, अनिवार्य सेना के सदस्य थे और ये क्या थे? पैदल चलते हैं जो सेना में पैदल चलने वाले सैनिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, अनिवार्य सेना का सदस्य ना के आ जाए पैदल चलने वाले सदस्य तो भी सही है, जो युद्ध में पैदल चलते हैं, और बलात् मजदूर भी आ जाए तो भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा तीनों ही में से कोई भी आपको मिले वो सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह किसने लिखा है कि रचिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो वो आपका मिनाज उस सिराज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कोटेशन और कई बार एग्जामों में आ चुकी है। तो मिनाज उस सिराज ने उसकी अपनी पुस्तक तवाकात ए नासरी में मुगल वंश के शासकों तथा उनके प्रशासन का वर्णन किया है। इस तरह से भी आ सकता है कि मुगल वंश के शासक और प्रशासन का वर्णन किसमें है? तो वो है हमारा तबकात ए नासरी। ठीक है, लिख देते हैं जिससे आपको पता रहे, वो हमारा तबकात, ठीक है, ए नासरी। तबकात ए नासरी में उसने क्या करा है? वर्णन किया है। ठीक है, मुगल वंश के पूरे साम्राज्यों के शासकों का, उसी में उसने रचिया की तारीफ में ये लिखा है। तो किसने लिखा है? ये आपका है मिनाज उस सिराज ने। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है साफी तथा हनफी है, तो ये दोनों ही क्या है ये आपको बताना है। तो ये दोनों क्या है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं जिन पर न्याय मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति आपका बिस्बा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? तो कौन था जिसके शासनकाल में किया गया था? तो वो हमारा है अलाउद्दीन खिजली। ठीक है, इसी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्बा, याद रखिएगा ये दोनों ही हैं भूमि की माप के आधार पर। तो आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो वो था अलाउद्दीन खिजली, इसके शासनकाल में किया गया था। और अगर बात करें तो इसके लिए क्या था? आपका मसाहत पद्धति अपनाया गया था। याद रखिएगा, पद्धति का नाम है आपका मसाहत पद्धति। ठीक है, मसाहत पद्धति किसने चलाई? अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में चली प्रतिबिस्वा के लिए। और प्रतिबिस्वा क्या है आपका? तो याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिजली के द्वारा सर्वप्रथम भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, यानी जितनी भूमि है उतना ही आपको भू राजस्व देना है। भू राजस्व का प्रति बिस्वा देखें, यानी बिस्वा का क्या है अर्थ? इस बिस्वा को देखिए, बिस्वा का क्या है? तो ये हमारा 1/20, ठीक है, बीघा। याद रखिएगा 1/20 बीघा, यानी आपका 20 में से 1 भाग चला जाएगा राजस्व में। इतना आप याद रखना, ये था बिस्वा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन था? तो वो हमारा था आपका बरगा। ठीक है, वो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। अगर गुलबर्गे की बात की जाए तो ये दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना कब हुई थी? 1340 में हुई थी। ठीक है, वो था आपका बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद की थी। और दक्षिण में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र कौन था? गुलबर्गा, जो कर्नाटक में है। याद रखिएगा, गुलबर्गा कहाँ पे? आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। आई होप आज को सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी 32 यूनिटों को कवर कर लेंगे इन्हीं 2 दिनों में, क्योंकि ये कंपलसरी है, सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ से एमक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज हमने 8 यूनिट तक कर लिया है, तो जल्दी ही हम इसकी सारी यूनिटों को कवर कर लेंगे एमसीक्यू टाइप के माध्यम से। और जितनी भी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से पीडीएफ देखिए, थोड़ा सा यहाँ वीडियो से देखिए, हो जाएगा। क्योंकि संघर्ष क्या है, हर जगह है, बट सफलता भी फिर हर जगह है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपकी 9 यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।